स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट प्राथमिक स्तर पर या जूनियर स्तर पर जितने भी पेपर्स अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल के थ्रू। ठीक है। ये प्रश्न आपके आने वाले सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रश्नों का लेवल, प्रश्न किस तरह के बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा और साथ साथ आपकी तैयारी कितनी है इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीटेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या फिर ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता की। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं है और इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। यानी कि एक शिक्षक है और अपनी क्लास में लोकतांत्रिक स्वभाव होने के कारण वह सभी लोगों को छूट देता है कि आप जो कुछ जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन किसी एक अभिभावक को पसंद नहीं आ रहा है ऐसा चीज़। ये जो पूरा क्रियाकलाप है ये एक अभिभावक को पसंद नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या फिर ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अब चर्चा करेंगे समस्या पर तो हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन निकल आए। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये 4 प्रश्न आपके 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है 2 प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी आवश्यकता है वो जिस अवस्था में बच्चा वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदिक प्रेरक अवस्था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है और इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। और इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी, मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर ऑप्शन डी, बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन डी, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए उसको अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब करता है? ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और ऑप्शन डी, मूर्त संक्रात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन बच्चा करता है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था में जो कि 12 से 18 वर्ष तक की होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास चीज़ें दिखती हैं वहाँ से एग्जाम्पल को लेकर आया जाए और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सीखना, सबसे अधिक सीखना यही तो होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है इन ऑप्शन में जिसको हम सीखना नहीं कह सकते? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, करेक्ट, एकदम सही है। सीखना क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। हाँ, ये भी सही है कि सीखने का कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य की ओर हम सीखते हैं। ऑप्शन सी, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर एक निगेटिव शब्द आ गया है, एकमात्र स्थान। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिगम केवल स्कूल में ना होकर हम अधिगम स्कूल के बाहर भी हो सकता है और होता ही है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है डी, ये रॉन्ग आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या फिर इस जो एक 5वीं कक्षा में बच्चा है दृष्टिबाधित है, यानी कि जिसको देखने में समस्या आ रही है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? उसके साथ बच्चों कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो देखिए कक्षा 5 में अगर दृष्टिबाधित बच्चा कोई है तो उसके साथ हम सामान्य व्यवहार करेंगे और उसको सीखने के लिए श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी, सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता। ऑप्शन डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कौन सा संबंध नहीं है? ऑप्शन बी, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए विद्यालय एवं कक्षा का जो एनवायरनमेंट है वो जो है एक बेहतर तरीका हो सकता है। अगला प्रश्न है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछ रहा है क्लास में तो उसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। या फिर ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो हम बात कर रहे हैं बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है। तो देखिए, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता अगर उसके अंदर है तो उसको हम बुद्धिमान कह सकते हैं, बुद्धिमान है ही। और जो अमूर्त रूप से सोचता है उसको भी बुद्धिमान कैटेगरी में रखेंगे। और जो बच्चा नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है वो भी एक बुद्धिमान बच्चा होता है। तो तीन जो ऑप्शन हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, ए, बी और सी, तीनों ही ऑप्शन आपके पॉजिटिव है, जबकि ऑप्शन डी इसका निगेटिव है, यानी कि यही इसका राइट आंसर है। ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है कि वह किसी भी निबंध को बहुत जल्दी से रट लेता है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है पियाजे को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि ऑप्शन ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसा तो सही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, होता ही नहीं है। या फिर ऑप्शन बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। या फिर ऑप्शन डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यानी कि आप उस बच्चे की, किसी भी बच्चे के बारे, अगर जो उसकी थॉट हैं उसको अगर हम समझेंगे, उसको महत्व देंगे तो कहीं ना कहीं वह अपनी जो बात है वो कह सकेगा और उसके बात करने का तरीका या वो ज़्यादा बात करेगा आपसे, ठीक है। और हो सकता है कि घर पे उसकी जो बातों को ध्यान ना दिया जाए या फिर उसके विचारों को मान्यता ना दी जाए, तो जिससे कि वो घर में जो है बात करने का माहौल नहीं होता है या नहीं करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझो
क्योंकि हम जब विद्यार्थियों की क्षमता को जानेंगे तो उनके अनुसार हम उनको शिक्षण देंगे और उसके अनुसार उनका विकास होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अगर मोटिवेट हम किसी को करेंगे, कोई बच्चा सीख रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको हम मोटिवेट करेंगे कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा किया, तो उस बच्चे को शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसलिए बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या का शब्द मतलब क्या होता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया होता है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या का मतलब होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में यानी कि प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में सीखने के लिए, याद रखने के लिए और जानकारी का प्रतीक बनाने के और समस्याओं को हल करने की क्षमता असामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, या सीखने का सादृश्यता नियम। यानी कि कोई बच्चा है, बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में, यानी कि बच्चे ने कुछ पहले कुछ देखा होगा, कुछ न कुछ स्थिति, कुछ चीज़ उसने देखी, या इसे मान लीजिए कोई उसने कुत्ता देखा, ठीक है, और उसके आधार पर उसको देखकर किसी ने बताया कि हाँ इसके 4 पैर होते हैं, काले रंग का होता है, इसको हम कुत्ता कहते हैं। तो उसके आधार पर नई स्थिति के प्रति, अगर मान लो उसने पहले कुत्ता देखा, ठीक है, उसके बाद उसने एक बिल्ली देखी, तो बिल्ली भी सेम उसी की तरह लग रही है, तो उसको वो क्या कहेगा कि ये भी कुत्ता ही है, क्योंकि जो उसने अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो ये संबंध है आपका सीखने का सादृश्यता नियम, यानी कि उसके जैसा सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर हम बात अगर करें सीखने का सादृश्यता नियम की, तो उसके अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहले परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। तो अगला प्रश्न देखिए, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना। देखिए यही आपको डायरेक्ट दिख गया इसका आंसर कि दूसरों के साथ अगर हम झगड़ा करते हैं तो हम उसको प्रतिभाशाली छात्र नहीं कह सकते, या फिर प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है ये। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, तो ये तो एक प्रतिभाशाली होने का प्रतीक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष
आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं कोई, तो उनको अगर शिक्षा उपलब्ध करानी है तो उनको कैसे हम शिक्षा उपलब्ध कराएंगे? यानी कि मान लीजिए विशेष आवश्यकता वाले से मतलब क्या है? कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, डिसेबल बच्चा है कोई मान लीजिए आँख से उसको कम दिखाई देता है, कोई कम सुनता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, तो उनको हम किस प्रकार शिक्षा देंगे? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। उसको भी हम अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देने का प्रावधान है। साथ साथ में इसके जो NCF 2005 है उसमें भी समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, यानी कि हम विद्यार्थियों को कोई बच्चा मान लीजिए थोड़ा पढ़ने में होशियार तो उसको हम कहेंगे बुद्धिमान, ठीक है बुद्धिमान हो तुम। या कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको हम औसत विद्यार्थी या कोई इस तरह की कोई उपाधि अगर हम दे रहे हैं कि अच्छा बेकार या तो इस तरह की उपाधि अगर हम दे रहे हैं, तो उसमें आकलन को उससे क्या आकलन होगा? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ऑप्शन सी, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार है, वो संबंधित किससे है? गणितीय विकास से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकास से या फिर मानसिक विकास से? तो डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है बच्चे में, तो उस समय माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्रोन्मुखी। यानी कि अगर कोई बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को सहयोग करना चाहिए, ठीक है, मतलब आगे बढ़ चढ़कर अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए अग्रोन्मुखी में मतलब क्या है कि उन्हें माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। या फिर ऑप्शन डी, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी कि समाप्त होगी नहीं, निरंतर चलती रहेगी, तो निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पैवलॉव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने
अपने साथ के जो दोस्त यार दोस्त होते हैं तो वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के एक्टिव सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, और वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी संवेदी गामक काल जो कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है, पूर्व संक्रियाकार 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियाकाल 7 से 12 वर्ष, और औपचारिक संक्रियाकाल 12 से 18 वर्ष। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जो कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से थे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम जो इसके आगे के पार्ट हैं उनको भी हम वन बाई वन करके आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को। और चलिए इसी के साथ करते हैं समाप्त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसके अतिरिक्त आपके कोई सुझाव अगर हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी उसका भी एक कमेंट में अपना एक रिप्लाई अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है, थोड़ा मोटिवेट भी हमें होता है। तो आप उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे हमें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।